हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चाकू टेक एवरीथिंग में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 7 के बारे में। और अगर तुमने अभी तक एपिसोड 7 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जल्दी जाके देख लो। और अगर तुमने अभी तक एपिसोड 6 का भी ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा वो वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो जाओ जल्दी से वो भी जाके देख लो। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है चेस्टर पी रंग से, और चेस्टर पी रंग यहाँ पे कॉर्टेक्स में मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। मतलब अगर कोई भी थ्रेट आए तो उसका काम है कि वो फ्लैश को बता दे। और मॉनिटरिंग करते करते उसे अचानक से भूख लग जाती है, और उसके बाद वो सोचता है कि वो खाने के लिए लेने जाए, बट अचानक से ही वहाँ पर एलेग्रा आ जाती है। और एलेग्रा उसके लिए चिकन सैंडविचेस लेकर आई है, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें उस प्लेस के बारे में बताया था जो कि काफ़ी फेमस है चिकन सैंडविचेस के लिए, तो मैं वहीं से लाई हूँ। और उसके बाद उनकी एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है डेट्स के बारे में। वो एक दूसरे को ऑकवर्डली कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। और उन दोनों को ही एकदम से पता लगता है कि तीन अलग अलग जगह चोरी हो रही है। और चेस्टर बोलता है कि बेरी यहाँ पे 3 अलग अलग जगह चोरी हो रही है, तो तुम तीनों को कैसे सॉल्व करोगे एक साथ। तो बेरी उन तीनों को ही एक साथ लेके जाता है सीसीपीडी में। और मैं नहीं जानता कि बेरी ने कैसे किया, क्योंकि ये 3 अलग अलग लोकेशन थी और सिटी में कहीं भी हो सकती थी, बट आखिरकार बेरी द फास्टेस्ट स्पीडस्टर अलाइव है, तो वो कर भी सकता है ऐसे। उसके बाद हमें दिखती है क्रिस्टियन क्रेमर, और क्रिस्टियन क्रेमर हमें बहुत टाइम बाद दिखी है, मतलब आर्मेगेडन के बाद वो सीधा अभी दिखी है। तो क्रिस्टियन क्रेमर को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है मेरे लिए, क्योंकि उसकी मेटा पावर्स काफ़ी न्यू है, और जितना हमें उसकी मेटा पावर्स के बारे में पता लगे उतना ज़्यादा हमें पता लगेगा कि वो आगे जाके कितनी स्ट्रांग होगी। और यहाँ पर क्रिस्टियन क्रेमर को बहुत प्रॉब्लम है फ्लैश से, क्योंकि फ्लैश कम्युनिकेट नहीं करता है डायरेक्टली क्रिस्टियन क्रेमर से, और वो सीधा चोरों को छोड़ता है और निकल लेता है। और एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जैसी उसकी जो के साथ थी। उसके बाद बेरी पूछता है कि आपको फ्लैश से क्या प्रॉब्लम है, और वो बताती है कि फ्लैश सारे ही चोरों को सीसीपीडी पे छोड़ के जाता, पर अल्टीमेटली हम उन्हें चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनका क्राइम क्या है। और फ्लैश मेरे से इस बारे में बात भी नहीं करता है, और सीरियसली हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से फ्लैश अपना काम करता है और मैं अपना काम करती हूँ, बट अगर हमारे पास एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो, एक प्रॉपर लाइन हो, तो हम मिल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेरी को ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है ऑफकोर्स, और वो डायरेक्टली इस बारे में जो से बात करता है, और जो कहता है कि शायद क्रिस्टियन क्रेमर सही कह रही हो। और बेरी यहाँ पे कहता है कि अगर मैं उस फ्लैश की बजाय सीएसआई की तरह हेल्प करूँ, उनकी सारी फाइल्स बना दूँ जितने भी चोर फ्लैश छोड़ के जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो पता ही है कि उनके चार्जेस क्या है, और क्रिस्टियन क्रेमर को इससे ज़्यादा हेल्प होगी। और जो कहता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है, बट क्रिस्टियन क्रेमर को जब तक कोई भी इमरजेंसी नहीं होती वो फ्लैश से कॉन्टैक्ट करने के लिए कभी नहीं बोलती। उसके बाद हम देखते हैं चेस्टर पी रंग और एलेग्रा को, और चेस्टर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और लाइव स्ट्रीम में वो लोगों को कोड्स दे रहा होता है अपने ड्रोन के, और वो कहता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और अचानक से वहाँ पे केटलिन आ जाती है, और इतने एपिसोड बाद केटलिन को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो केटलिन एलेग्रा से बोलती है कि मार्क और फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं, और उनके पोस्ट जो आते रहते हैं बार बार मेरे फ़ोन पे, उससे मैं परेशान हो गई हूँ। तो चेस्टर बोलता है कि अल्टीमेटली तुम भी तो आज एक डेट पे जा रही हो केटलिन, तो हो सकता है तुम्हारे लिए ये आउटिंग काफ़ी अच्छी रहे। और उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका जो नया बॉयफ्रेंड है मार्कस नाम का, उसको एक बहुत ही अच्छी जगह पे रिजर्वेशन मिल गई है जहाँ पे मिलनी मुश्किल है रिजर्वेशन इनके हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं बेरी और क्रेमर को, और बेरी ने यहाँ पे जितने भी चोर फ्लैश छोड़ के गया था उन सब की फाइल्स प्रिपेयर करी है, और उस फाइल में सारे क्राइम्स, फिंगरप्रिंट्स और क्राइम लोकेशंस ऐड करी है उसने, ताकि क्रेमर को ज़्यादा परेशानी ना हो। और क्रेमर यहाँ पे बोलती है कि आज तो तुमने फाइल्स बना दी है, बट कल का क्या और परसों का क्या, जब फ्लैश और भी ज़्यादा चोर छोड़ के जाएगा तब उनकी फाइल्स कौन प्रिपेयर करेगा। और वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं अपने अपने घर, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्डफिश सीसीपीडी पे अटैक कर देता है, और वो और उसकी टीम सारे ही ऑफिसर्स पे मेटा टैम्पनिंग कफ्स चढ़ा देते हैं। और क्रेमर क्योंकि एक मेटा है और बेरी भी एक मेटा है, पर बेरी का किसी को पता नहीं है ऑफकोर्स, तो इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है कोई और भी मेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो और जिसके बारे में हमें ना पता हो। तो क्रेमर यहाँ पे बात करती है गोल्डफिश से, वो कहती है कि सारे ऑफिसर्स को जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, और अगर तुम्हें डील करनी है तो मुझसे ही डील करो। बट गोल्डफिश कहता है कि ऐसा नहीं होता है जैसा तुम कह रही हो। और उसके बाद गोल्डफिश बेरी को पहचान लेता है, और वो कहता है कि तुम तो वही केमिस्ट हो ना जो अंडरकवर थे। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास वो अंडरकवर मिशन था। और बेरी यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होता है कि गोल्डफिश किस बारे में बात कर रहा है, बट बेरी को बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, वो एक अंडरकवर मिशन पे गया था। तो क्रेमर और बेरी मिलके गोल्डफिश से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और गोल्डफिश कहता है कि मेरी लव मतलब एम्यूनेट ने मुझे बताया है कि आर्मरी में कुछ ऐसा है
जिससे हम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो लेने आया हूँ उसके बिहाफ पे। और बेरी कहता है कि ऐसा क्या है आर्मरी के अंदर, और क्रेमर कहती है कि तुम बस इतना जान लो कि अगर ये आर्मरी के अंदर पहुँच गया तो हमारे लिए और भी चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो आर्मरी के अंदर पहुँच जाता है अपने एक चेले के साथ, और हमें पता लगता है कि वो आर्मरी में क्या ढूंढ रहा है। और वो आर्मरी के अंदर मेटा बुलेट्स ढूंढ रहा होता है। और मेटा बुलेट्स अगर तुम्हें नहीं पता क्या है, तो मेटा बुलेट्स वो बुलेट्स है जिनसे एक ही शॉट के अंदर किसी की भी पावर्स परमानेंटली चली जाती हैं। और वो आगे बताता है कि उसे वो क्यों चाहिए, और वो कहता है कि सोचो अगर फ्लैश की पावर्स लेने के लिए कोई मेरे पास आता है और उसको अगर मेटा बुलेट चाहिए है तो मैं उसे बेच सकता हूँ, और जितने चाहे उतने प्राइस में। उसके बाद हम देखते हैं केटलिन और मार्कस एक डेट पे जाते हैं, मतलब वो उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन कराई थी। और वहाँ पर केटी उससे बात करने ही वाली होती है, मतलब वो बात स्टार्ट कर ही रही होती है, और उसको पता लगता है कि फ्रॉस्ट और मार्क भी यहाँ पे हैं, मतलब फ्रॉस्ट और स्नोफ्लेक भी यहाँ पे हैं। और केटलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस है उनके रिलेशनशिप से, क्योंकि फ्रॉस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने क्राइम लाइफ के अलावा भी मार्क के साथ घूमने का और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का। बट केटलिन ऑन दी अदर हैंड उतनी ज़्यादा फ्रीली रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकती है, और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। बट अगर ये बंदा जिसका नाम मार्कस है ये केटलिन के साथ कहीं से भी रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट लग रहा है, तो तुम्हारी ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये बंदा केटलिन के लिए कहीं से भी बेस्ट नहीं है, और केटलिन बेस्ट डिजर्व करती है। मतलब सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो कहाँ केटलिन इतनी प्यारी और इतनी क्यूट, और कहाँ ये मार्कस आलू जैसी शक्ल का है यार। सीरियसली मतलब अगर तुम एपिसोड देखोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि तुम इसके घर जाकर इसको मार के आओ कि तुमने केटलिन के साथ एक डेट फिक्स भी कैसे करी, सोचा भी कैसे कि केटलिन तुम्हें डेट करेगी। बट यहाँ पे केटलिन बहुत ज़्यादा जेलस होती है फ्रॉस्ट से, और वो मार्क को बहुत ऐसी चीज़ें बोल देती है जो मतलब उसके पुराने क्राइम्स उसने ऑफकोर्स करे हैं, बट ऑफकोर्स वो बदलने की भी कोशिश कर रहा है फ्रॉस्ट के लिए और उनके रिलेशनशिप के लिए। बट केटलिन यहाँ पे उसकी बहुत ही बुरी बेइज्जती करती है, और बाद में केटलिन उसके लिए अपोलोजाइज भी करती है मार्क से। और मार्क कहता है कि शायद तुम मुझे उस तरह कभी ना देख पाओ, लाइक अ गुड गाय, और इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अब बदल रहा हूँ फ्रॉस्ट के लिए और हमारी रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे लगता है कि फ्रॉस्ट के लिए ही सही हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद वो उसको थोड़ी सी रिलेशनशिप एडवाइस भी देता है। उसके अगले सीन में हमें दिखता है गोल्डफेस और बेरी का पूरा सीन, और यहाँ पे गोल्डफेस बेरी से वो डिवाइस बनवा रहा है जिससे वो मेटा बुलेट्स को ढूंढ सके। और बेरी यहाँ पे सोच रहा है कि वो उस डिवाइस को चेंज कर दे, और वो ऐसा ही करता है। एग्जैक्टली वो उस डिवाइस को चेंज कर देता है, और वो डिवाइस मेटा बुलेट्स को ढूंढने के लिए नहीं होता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सोनिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, और वो मेटास के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। मेटास के लिए हाई फ्रीक्वेंसी लाइक हाई पिच्ड वॉइस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है मेटास के लिए। और बेरी के पास वही हेडफोन्स होते हैं जिसकी मदद से वो क्रिश्चियन क्रेमर को वहाँ से निकाल लेता है। और वो लोग पहुंचते हैं एक स्टोर रूम में, और स्टोर रूम में बेरी देखता है कि क्रिश्चियन क्रेमर का जो कफ है वो उसकी पावर डाउन हो चुकी है, और वो कहता है कि आप गोल्डफेस को हरा सकती है कैप्टन, और आपको कुछ नहीं करना है, बस गोल्डफेस की पावर्स मिमिक करनी। जिस पे क्रेमर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है बेरी, और मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। और वो एक एग्जांपल देती है कि जैसे कल मैं एक कोल्ड कॉफ़ी लेने गई थी और वहाँ पे एक हीट सिग्नेचर्स के साथ एक मेटा था जिसके पास हीट पावर्स थी, तो मैंने वो कॉफ़ी बॉयल कर दी। अगर सोचो वो एक विलन होता तो मैं किसी को मार भी सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बेरी अपनी बातचीत से उसको मना ही लेता है, और वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो अपने मेटा कफ्स हटाने की कोशिश करता है। मीनवाइल क्रेमर वहाँ पे गोल्डफेस से लड़ रही है, और बेरी यहाँ पे कफ्स हटाने से पहले एक चीज़ याद करता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा लेवल अप किया है, और वो सीरियसली बहुत ज़्यादा लेवल अप कर चुका है इस एपिसोड में। तो क्योंकि उसने एक एक्सप्लोजन को 1 मिलीसेकंड के अंदर कवर कर लिया है, भले ही वो फ्लैश टाइम के अंदर हमें स्लो दिखाओ, बट अगर हम कंसिडर करें एक बॉम्ब के फटने का टाइम तो वो होता है लेस देन अ मिलीसेकंड। और सीरियसली अगर बेरी इतना ज़्यादा फास्ट है तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहता है कि बेरी को कोई आगे बीट भी कर सकता है एज अ स्पीडस्टर। बट हो सकता है कि हमें आगे डिवो जैसा कोई इंटेलिजेंट विलन मिले, और हो सकता है आगे रेड डेथ भी दिखे। मतलब ये मैं हर सीज़न में कहता हूँ, बट फिर भी आगे हो सकता है कि हमें रेड डेथ भी दिखे। और उसके बाद फ्लैश यहाँ पे आके सबको बचा लेता है, एंड फ्लैश सेव्स द डे, और वो फिर से उन सब को वहीं पे छोड़ जाता है। जिस पे क्रेमर कहती है कि फ्लैश फिर से चला गया, एटलीस्ट मुझे थैंक यू बोलने का भी टाइम नहीं मिला। मतलब अगर वो थोड़ा सा रुकता तो मैं उसे थैंक यू तो बोल ही सकती थी।
उसके जस्ट बाद हमें बेरी आता हुआ दिखता है और बेरी और क्रेमर बात कर रहे हैं कि कैसे फ्लैश फिर से चला गया, बट उसने अनफॉर्चुनेटली उन सबको बचाया है। तो वो कुछ कमेंट नहीं करती है फ्लैश के बारे में और वो कहती है कि अच्छा होता अगर मैं उससे कम्युनिकेट कर पाती तो। और बेरी यहाँ पे फ्लैश बन के आता है क्रेमर के पास और वो कहता है कि अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आपको बस ये एक बटन प्रेस करना है, लाइक सुपर गर्ल वाला सीन, जैसे सुपर गर्ल ने जेम्स ओल्सन को एक वॉच दी थी जिससे वो उसको कांटेक्ट कर सकता था। तो वैसे ही क्रेमर के साथ भी सेम ऐसा सीन है और वो कहता है कि अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करने वाले हैं तो मुझे आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को लेकर। और वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करता है, बट क्रेमर को ऑलरेडी पता होता है कि वो बेरी ही है। और वो कहता है कि आपको कैसे पता था कि मैं ही फ्लैश हूँ। तो क्रेमर उसे बताती है कि एक ऐसा कफ जिसके ऊपर बॉम्ब लगाओ और बॉम्ब को आउटरन सिर्फ एक ही जना कर सकता है, कोई स्पीडस्टर, और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता था कि तुम फ्लैश हो। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा वाहियात था क्योंकि बेरी को अपनी आइडेंटिटी सबको नहीं बतानी चाहिए। मैं मानता हूँ क्रेमर को वो ट्रस्ट करता है, क्रेमर अच्छी हो गई है, बट फिर भी किसको पता है कि कब कौन विलन बन जाए। मतलब क्यों बेरी क्यों हर किसी को बताता फिरता है कि मैं ही फ्लैश हूँ। लाइक स्पाइडरमैन को देखो यार वो। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं लगता कि बेरी को सबको बताना चाहिए कि वो ही फ्लैश है। और यहाँ पे क्रेमर और बेरी डिसाइड करते हैं कि बेरी उसकी हेल्प करेगा, मतलब बेरी क्रेमर की हेल्प करेगा उसकी पावर्स को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है, बट हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन मिलता है जहाँ पर आयरिस और जो डिनर करने वाले होते हैं और आयरिस जस्ट डिनर को टेस्ट करने ही वाली होती है। इससे पहले वो बात करते हैं चिकन नगेट्स वगैरह की और जो कहता है कि मैं ज़रा चेक करके आता हूँ तुम्हारी सिस्टर पे, कहीं वो रो ना रही हो। और आयरिस यहाँ पे जस्ट फोक को बोल के अंदर डालती ही है, बट फोक गायब हो जाता है। और उसके बाद जब वो गेट की तरफ देखती है और फूड की तरफ देखती है तो फूड भी गायब हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी अभी गेट से आया है और आयरिस कहती है कि डैड आपको शायद मैंने ऊपर जाते हुए देखा था। तो वो कहता है कि नहीं तुमने ही तो मुझे बोला था कि गैराज से तुम्हें कुछ पेपर चाहिए, तुम्हें याद नहीं है। और आयरिस कहती है कि हाँ शायद मैं ट्रिप्ड हो गई होंगी, लाइक मैं भूल गई होंगी। और उसके बाद हम देखते हैं आयरिस की आइज ग्लो करती है ग्रीन, और ये वही एनर्जी है जो डियॉन प्रोड्यूस करता है जब वो किसी के साथ टाइम ट्रैवल करता है या फिर जब वो अपनी पावर्स यूज़ करता है। और ये वही डियॉन वाली एनर्जी है। और उसके बाद आयरिस की आइज़ वापस नॉर्मल हो जाती हैं और यहीं पे फाइनली एपिसोड खत्म हो जाता है। और विद दैट बीइंग सेड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा हो, जैसे भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।